Hello guys, welcome to my channel. Today we are going to discuss history of India 550 to 700. So let's begin our video. So यूनिट 1 में हम मुग़ल राज्य की नींव, विस्तार और मजबूती के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक के बीच का समय रहने वाला है। मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद की। बाबर का पानीपत का युद्ध हुआ था, जो कि इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था, और इसके बाद मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। इसके बाद हुमायूं के समय राज्य कमज़ोर हुआ, लेकिन अकबर ने फिर से साम्राज्य को मजबूत बनाया। तो अकबर को एक बहुत ही उदार शासक माना जाता है मुग़ल साम्राज्य में से। और अगर आपको लिखने के लिए आएगा तो अकबर के ऊपर मेनली आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य में बहुत ज़्यादा विस्तार करा है। पर बाकी राजा जो आए उन्होंने भी उतना ही विस्तार पे फोकस करा और डेवलप करा अपने टाइम पे लोगों को और अपने साम्राज्य को। अकबर ने प्रशासन में कई सुधार किए, पूरे भारत में अन्य राज्यों का विस्तार किया। मुग़ल शासन में मनसबदारी व्यवस्था शुरू की गई, जिसमें अधिकारी को पद और वेतन दिया जाता था। सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रणाली बनाई गई थी। मनसबदारी ना एक ऐसी व्यवस्था होती थी जिसमें ना एक व्यक्ति होता था, उसको उसके ओहदे के हिसाब से ना एक पद दिया जाता था। मनसबदारी मतलब होता है एक ओहदा या फिर पद। एक व्यक्ति को ना मनसब दिया जाता था एक जगह पे रूल करने के लिए। वो वहाँ का सब कुछ संभालता था। जब तक युद्ध नहीं होता था तब तक वो वहाँ के प्रशासनिक काम को देखता था, और जब युद्ध होता था तो उसको ये उसकी जिम्मेदारी होती थी कि वो राजा को सैन्य सेवा प्रदान करे। तो उसे एक मजबूत सेना भी तैयार करनी होती थी, और उसे मनसबदार कहा जाता था। और जहाँ पे वो शासन करता था उसे मनसबदारी कहते थे। वो उसकी मनसबदारी है। राजस्व व्यवस्था में किसानों से कर लिया जाता था। अकबर के समय में टोडरमल ने भूमि माप और उपज के आधार पर कर प्रणाली बनाई। इससे राज्य की आय बढ़ी और प्रशासन मजबूत हुआ। अकबर ने ना टोडरमल जो थे वो बहुत ज़्यादा ना मनी वगैरह मैनेजमेंट करते थे उनके समय में। उनके 9 रत्नों में से एक टोडरमल था। तो उसने भूमि नापा और देखा कि उसकी कितनी उपज है, उस हिसाब से कर डिसाइड किया, जिससे लोगों के ऊपर ज़्यादा बोझ भी नहीं आता था, और जितनी एक भूमि की उपज होती थी उतना ही कर देना होता था। लेट्स बिगिन ऑन यूनिट 2। अकबर से औरंगज़ेब तक शाही विचारधारा और धार्मिक नीति। अकबर एक महान शासक था। उसने सुलह कुल की नीति अपनाई, जिसका अर्थ है सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार। उसने जजिया कर हटाया और हिंदू मुसलमान एकता को बढ़ावा दिया। जो अकबर था ना, वो एक उदार शासक इसलिए भी था क्योंकि उसने हिंदू और मुसलमान के बीच में ना हमेशा एकता लेकर चली। उसने भेदभाव नहीं किया, और जो दूसरे शासकों द्वारा ये जजिया कर वगैरह लगाया गया था, अकबर ने अपने समय पर वो सब हटा दिया था, और उसने सभी को बराबर देखा, सभी के साथ बराबरी वाला व्यवहार किया। उसके बाद जहांगीर और शाहजहां ने भी मुग़ल साम्राज्य को मजबूत रखा। शाहजहां के समय कला और वास्तुकला में बहुत विकास हुआ। शाहजहां ने, जैसे हम लोगों को पता है, ताजमहल का निर्माण करवाया था, लाल किले का करवाया था। ये सब कुछ शाहजहां के टाइम पे हुआ, इसलिए उस टाइम पे वास्तुकला बहुत ज़्यादा विकसित हुई। औरंगज़ेब एक कठोर धार्मिक नीति अपनाई। औरंगज़ेब तो था ना, वो कट्टर मुसलमान भी माना जाता था। उसके समय में शरिया को पालन करना पड़ता था, लोगों को शरिया के हिसाब से वो सब कुछ करवाता था। उसने जजिया कर फिर से लगाया, इस कारण कई क्षेत्रों में विद्रोह हुआ। उसके समय में मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर हो गया। उसने ना वापस जजिया कर लगा दिया। और जो औरंगज़ेब था, उसका व्यवहार हिंदू के साथ ना बिल्कुल सही नहीं था। वो भेदभाव भी करता था, और ऊपर से वो हिंदुओं को ना वो देखता था पावरफुल शक्ति के रूप में, इसलिए वो उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव करता था। लेट्स बिगिन यूनिट 3 नाउ। 17वीं शताब्दी के बाद मराठा और सिख। 17वीं शताब्दी में भारत में कई शक्तिशाली समूह उभरे। मराठा शक्ति के नेतृत्व शिवाजी ने किया। उन्होंने महाराष्ट्र में एक मजबूत राज्य बनाया। शिवाजी ने गोरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई। गोरिल्ला युद्ध एक ऐसी पद्धति होती थी जिसमें ना छुप के वार किया जाता था, क्योंकि जो मुग़ल थे उनकी एक विशाल सेना होती थी। इसलिए जो शिवाजी थे उन्होंने ये तकनीक अपनाई कि वो गोरिल्ला युद्ध की तरह उनसे लड़ाई करेंगे, ताकि वो लोग पहले वार करते थे, फिर वो छुप जाते थे। इससे ना उनकी सेना जो कमज़ोर होती गई मुग़लों की। मुग़लों का विरोध किया। बाद में मराठा शक्ति पूरे भारत में फैल गई। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक देव जी ने की थी। बाद में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। सिखों ने अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया और एक शक्तिशाली समुदाय के रूप में उभरे।
सो जो सिख थे ना, उनके साथ भी उस समय बहुत वो हो रहा था। जैसे कि हमें पता है, छठे जो गुरु थे हमारे, उनको औरंगज़ेब ने मार दिया था, क्योंकि उन्होंने जो वो चाहता था कि वो भी मुसलमान जो मुस्लिम धर्म है उसे कबूल करे, पर उन्होंने उन्हें कबूल करने से इनकार कर दिया था, इसलिए उन्हें और उनके पूरे परिवार को मार दिया गया था। सो इससे लेकर ना सिख धर्म बहुत ज़्यादा ना प्रभावित हुआ, और उन लोगों ने फिर स्टार्ट करा ये अपना विद्रोह। यूनिट 4, कला और वास्तुकला, ताजमहल और लाल किला। तो इसमें हमें ना वास्तुकला के बारे में पढ़ना है, क्योंकि शाहजहाँ के समय में वास्तुकला और इन सभी राजाओं के समय में वास्तुकला को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था। मुग़ल काल में वास्तुकला को बहुत विकास हुआ। ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में आगरा में करवाया। यह सफ़ेद संगमरमर से बना था और विश्व का 7वें अजूबों में ना गिना जाता है। ताजमहल को अभी कुछ समय पहले ही, मतलब कुछ सालों पहले ही, यूनेस्को ने भी ना इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करा है ताजमहल को। लाल किला दिल्ली में स्थित है। इसे शाहजहाँ ने बनवाया था। लाल पत्थरों से बना है। जो लाल पत्थर होता है ना, उससे बना गया है ये। मुग़ल वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है। मुग़ल चित्रकार भी इस समय बहुत प्रसिद्ध हुआ। चित्रों में दरबार, युद्ध और प्राकृतिक दृश्य बनाए गए हैं। इसी के साथ हमारी यूनिट 4 ख़त्म होती है। इसमें हम बस वहाँ की वास्तुकला के बारे में बताना है कि वहाँ की वास्तुकला किस प्रकार थी, कैसे विकसित करी, किसने विकसित करी और वो कैसी थी, उसमें क्या क्या विशेष था। जैसे लाल किले में वो भी था दीवाने खास, दीवाने आम, आप इन सब के बारे में भी लिख सकते हैं। यूनिट 5, समाज, संस्कृति और धर्म, सूफीवाद, नूरजहाँ और दक्कन का साहित्य। मुग़ल काल में समाज संस्कृति का विकास। सूफीवाद, सूफी संत प्रेम, शांति, भाईचारे का संदेश देते थे। वह लोगों को ईश्वर के प्रेम करना और ईश्वर की सेवा करने की शिक्षा देते थे। नूरजहाँ जहांगीर की पत्नी थी, बहुत ही बुद्धिमान और प्रभावशाली महिला थी। उन्होंने प्रशासन और कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दक्कन का साहित्य, दक्कन क्षेत्र में उर्दू और अन्य भाषाओं का साहित्य विकसित हुआ। ये पर्दानामा जैसे ग्रंथ लिखे गए। तो आपके सिलेबस में ये तो नहीं है, पर आपके सिलेबस में चरखानामा और चक्कीनामा, इन दो को दिया गया है। चक्कीनामा जो है ना, वो चक्की का प्रतीक होता है। जैसे पहले के समय में ना सूफी संत अपने जो साहित्य होता था उसे ना अलग ही कविताओं के माध्यम से बताते थे। तो उस समय में महिला जब चक्की चलाती थी, उस समय जिस गीतों को गाया करती थी उन्हें चरखानामा कहा जाता था, जिसमें हमारे जीवन संघर्ष, जीवन चक्र के बारे में बताया गया कि किस प्रकार जैसे चक्की के पीस में गेहूँ पिसता है, उस प्रकार मनुष्य की आत्मा इस जीवन में सुख और दुख के बीच में पिसती है। और वैसे ही चरखानामा होता है, जैसे सूत काटने से थोड़ा रिलेट किया गया है। लेट्स बिगिन योर 6th यूनिट। अर्थव्यवस्था और आधुनिक युग की शुरुआत। मुग़ल काल में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। कृषि मुख्य व्यवसाय था। गेहूं, चावल, कपास और गन्ना उगाते थे। आंतरिक और समुद्री व्यापार। भारत में व्यापार देश के अंदर व विदेश में होता था। समुद्री व्यापार के कारण भारत का संबंध यूरोप और एशिया के देश से बढ़ा। तो भारत में पहले ना समुद्री व्यापार को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था, क्योंकि ये सस्ता होता था और आराम से किया जा सकता था। परंतु इसकी भी कुछ सीमाएं होती थी, क्योंकि डाकू वगैरह इस पर अटैक कर देते हैं। कभी कभी शिप को डुबा दिया जाता था अगर आप टैक्स ना दो तो अगर आपको किसी देश में जाना है तो आपको वहाँ पे जो भी उनका टैक्स सिस्टम है वो देना पड़ता था जब आप वहाँ से क्रॉस करते हो। आज के समय में भी ये होता है, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस है वैसे। गैर कृषि उत्पादन। कपड़ा उद्योग, धातु कार्य, हस्तशिल्प और कागज़ निर्माण जैसे उद्योग विकसित हुए। भारत वस्त्र विदेश में बहुत प्रसिद्ध था। जो भारत में जो वस्त्र होते हैं ना, जो कपड़ा होता है, वो बहुत ज़्यादा विदेश में प्रसिद्ध था। इस प्रकार 1550 से 1700 तक का काल भारत के इतिहास में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक विकास का एक महत्वपूर्ण समय रहा है। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार मुग़ल साम्राज्य, ये पूरा जो आपका इस बार का सिलेबस है पूरा मुग़ल से रिलेटेड है। अगर हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार डिटेल में जान लेते हैं, इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो दैट इन अ कमेंट सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।